नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में भागीदारी न्याय सम्मेलन, कांग्रेस पार्टी भागीदारी भी है और न्याय भी है और उसको लेकर होगा सम्मेलन का आयोजन। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, खास करके दलित समाज में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए या दलित समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये जो भागीदारी न्याय सम्मेलनों का आयोजन करने जा रही है, इससे कांग्रेस पार्टी की कौन सी रणनीति के तहत कितने जो बड़े वोट बैंक को साथ लेने में कामयाबी मिलेगी, ये विचार दरअसल किस तरह का है, इस विचार के पीछे सोच क्या है, किस तरह के ये भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, किसको न्याय मिलेगा, किसकी भागीदारी होगी, किसका सम्मेलन होगा, किसका सम्मान होगा और दरअसल इससे हासिल क्या कुछ होगा, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। दीपक सोनकर बीजेपी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार, नावेश शिकोर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन सिंह जी, बताइए जरा, दरअसल क्या है ये भागीदारी न्याय सम्मेलन? मीना जी, आपको गुड इवनिंग। सारे बड़े भाई जो लोग आए हैं सबको नमस्कार। भागीदारी न्याय सम्मेलन बेसिकली राहुल गांधी जी का जो कन्विक्शन है, जो धारा पीडीए की धारा है, जो इंडिया गठबंधन की धारा है, जो ये मानती है कि जो कमजोर मजलूम तबके के साथ खड़े होने की राजनीति है, उसी के तहत जातिगत जनगणना की बात करी गई। उसी के तहत जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसकी बात करी गई। तो राहुल जी का कन्विक्शन था, पार्टी की लाइन है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत भागीदारी न्याय सम्मेलन में हम पिछड़ी जातियां या ऐसे लोग जो समाज के विकास के क्रम में बाहर छूट गए, सारे लोगों को फिर से एक साथ इकट्ठा करना और उनके अधिकारों को बताने, उनको समझाना और उनको बताना कि किस तरह से समय के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 7 सालों से उनके साथ छल कर रही है और किस तरह से नियुक्तियों से लेके हर जगह पे समाज के कमजोर तबके के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो उसी के उद्देश्य, इसी संदेश के साथ हम लोग जाएंगे जनता के बीच में। और निश्चित हर पॉलिटिकल प्रोग्राम का एक मकसद होता है और इस पॉलिटिकल प्रोग्राम का भी मकसद है कि हम भारत के वो सारे लोग जो हमसे दूर हो गए थे या किसी क्रम में या किसी तरह से हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए थे, उसको पूरा करने की लड़ाई है। तो हम लोग उसको फिर से तो शुरुआत किस तरह का ये सम्मेलन होगा, कैसे इसका मतलब आयोजन किया जाएगा, क्या इसकी रणनीति होगी, क्या इसकी योजना होगी, कहाँ-कहाँ पर किस संख्या में इन आयोजनों को हम आने वाले दिनों में देखेंगे? मीना जी, ये बॉटम टू अप अप्रोच के साथ हम लोग काम करेंगे और जो यूनिट इकाई है वो वार्ड और ब्लॉक से शुरुआत करेंगे और ये प्रदेश व्यापी तक इसको करेंगे और यही सेम प्रोग्राम फिर दूसरे राज्यों में भी लागू होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार अपने खास तरह की राजनीति के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को 2017 के बाद बदल दिया, 2017 के 2014 से ही मैं कहूँगा, उत्तर प्रदेश 2014 जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट हासिल हुआ था चुनाव में, वही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जातियों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। उन्होंने हिंदुत्व के छाते के नीचे लाकर मतलब ठेकेदारी की व्यवस्था लागू करी, जिसमें छोटे-छोटे कास्ट ब्लॉक्स को उन्होंने वोटिंग के लिए अपने तरफ लाया। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 18-19% का से वो 30%, जो 32% पहुंचना, वो पूरी लड़ाई जो थी वो उसकी कहानी है। ये बहन जी का पीछे जाना राजनीति में और फिर तमाम इसी तरह से घटनाएं घटती गई और 2017 के बाद राहुल जी ने उस दिन लिखा, धांधली के विषय पर उन्होंने आर्टिकल लिखे थे। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो गौर करने लायक चीज है। चुनाव आयोग ने कहा हम आंकड़े साझा करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देंगे कि छपा हुआ पेपर दे देंगे, कब देंगे उसकी कोई डेट नहीं रखी। तो ये हथियाना से लेके और जाति तरह से भेदभाव है और जिस तरह से कमजोर तबका हाशिए पे चला गया उसको दोबारा फिर से मेन आपका स्ट्रीम में ऑडियो लाने की जो कुछ लड़ाई है, तकनीकी परेशानी से हम सुन नहीं पा रहे ठीक से रोहन सिंह जी, लेकिन आपने काफी कुछ बताया। कांग्रेस पार्टी का सोच क्या है, आयोजन भी ब्लॉक स्तर पे और जिस लेवल पे, मतलब आप बहुत हाइपर लोकल की तरफ जा रहे हैं इन आयोजनों के माध्यम से। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, सहयोगी दल के रूप में क्या देख पा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति में, इस सोच में, इस प्लानिंग में, इस योजना में? क्या कुछ
आपको समझ में आ रही है तस्वीर? इससे कांग्रेस पार्टी की मजबूती को बढ़ाने में कितना कामयाब होंगे ये सम्मेलन? डॉक्टर साहब नमस्कार। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में, और हम 2025 के जनवरी से 24 में लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद पीडीए पंचायत के माध्यम से बूथ स्तर तक जनता के बीच में चल रहे हैं। और कमोबेश कांग्रेस अगर इस तरह का सम्मेलन और योजना लेके आई है तो ये हमको और हमारे साथियों को सबको संयुक्त रूप से मजबूत करेगी। और हमें ऐसी उम्मीद है और शुभकामना भी कांग्रेस को कि जो बुनियादी सवाल लेकर के समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन साथी चल रहे हैं, जो नकारात्मक सोच बाबा साहब के प्रति जो ये प्रभुत्ववादी और शोषणात्मक समाज को मानने वाले लोग हैं, वो नकारात्मकता बाबा साहब को लेकर के पैदा करते हैं, उनकी विचारधारा को एक्सपोज करने के लिए जो हम बूथ बूथ स्तर तक पीडीए पंचायत कर रहे हैं, उसमें ये भी इनका कार्यक्रम सहयोग देगा। अब सवाल ये है कि जो लोग समीक्षा के नाम पर संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों की जो विचारधारा है उसकी पोल हम प्रत्येक पीडीए के तक, जो गरीब वंचित शोषित व्यक्ति तक है, उन तक पहुंच जाए, वो इनकी असलियत और इनकी नकारात्मक सोचात्मक छवि को बेहतर तरीके से जान लें। और अगले चुनाव में 2027 तक जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, पीडीए पंचायत तब तक चलेगा जब तक इस तरह के लोग को सत्ता से बाहर न कर दें, और बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से जो इस तरह के उनके हक और हुकूक को मारने वाले हैं, जो आरक्षण की समीक्षा के माध्यम से खत्म करने वाले हैं, उनको बाहर करके असली हक गरीब वंचित शोषित को जब तक दिला नहीं देंगे तब तक ये पंचायत नहीं खत्म करेंगे। और हमारे साथी, हमारे गठबंधन साथी कांग्रेस पार्टी के लोग ये आंदोलन लेके आए, उनको भी शुभकामनाएं हैं कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं। जी, दीपक सोनकर जी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस पार्टी की ये जो तैयारी और रणनीति है, ये कितनी सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती हो सकती है, चिंता का विषय हो सकती है? क्या सोचता है सत्ता पक्ष इस बारे में? देखिए नीरज जी, जिस तरीके से आज पीडीए की बात आ रही है, भागीदारी न्याय सम्मेलन की बात आ रही है, ये किस तरीके का एजेंडा आज विपक्ष दिखाना चाहता है? क्या सच में जिन बातों को आज ये कैमरे के सामने कर रहे हैं, क्या सच्चाई में सत्ता में रहते हुए उनकी चिंता इन लोगों ने करी है क्या? अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे बाबा साहब के सम्मान में पीडीए महापंचायत मैदान में। अरे भैया, बाबा साहब के नामों के पार्कों को आपने बदला, ये बाबा साहब के नाम से नहीं बदले जाएंगे। दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक आपने लगा दी, बाबा साहब के पार्कों को आपने तोड़वा दिया, बाबा साहब के मूर्तियों को आपने तोड़वाने का काम किया। और जो बात आज उन समाज के न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग जब समाज के बीच में जाते हैं, उस वर्ग के बीच में जाते हैं, तो वो वर्ग इनको आईना दिखाने का काम करता है कि जब आपकी सरकार रही तब आपने हमारे समाज के साथ क्या किया था, और ये अब सरकार है इसलिए हमारे समाज के साथ ये किया है। ये बड़ा आवाज बना करके अगर किसी ने दिया है तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया। ये आयुष्मान कार्ड बना करके अगर किसी ने दिया है तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिसके माध्यम से अपनी योजनाओं का लाभ लेकर के स्वास्थ्य में इलाज करा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल सामने आ रहा है। ये सारी चीजें भी जुमलेबाजी, जो जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से राजनीति करने का काम करते, ये चलने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी सजग है, देश की जनता बड़ी सजग है, इन बातों को समझती है। और हाँ, सबसे पहली बात तो यह है डॉक्टर मीना जी, अभी तो आप इन जो अभी संगठन की बात कर रहे हैं, उधर वो पीडीए की बात करेंगे, इधर वो भागीदारी न्याय की बात करेंगे, इन्हीं आपस में खींचतानी मचेगी जैसे सावन में मच रही थी। नहीं, वो मेरे पहले कैसी है, नहीं पहले राहुल गांधी जी क्यों चले गए, रामगोपाल यादव जी का विषय है, अखिलेश जी का विषय है। अभी तो ये सब भी पहलू आने वाले हैं। दोनों आपस में ही खींचतानी मचेगी कि इस जाति के हम ऐसी है, इस धर्म के हम ऐसी है, आपका वोट बैंक नहीं है, हमारा वोट बैंक। ये सारे राजनीतिक चरित्र आप सामने देखने को मिलेंगे। मगर मैं ये बात कहता हूं कि आज देश की जनता, प्रदेश की जनता इस पर्सपेक्टिव है कि उसने कितनी योजनाओं का लाभ किसने किसको देने का काम किया, किसके सर से छत देने का काम किसने किया, किसके स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की चिंता किसने करी, अच्छी सड़क की कनेक्टिविटी की चिंता किसने करी,
अंतिम पायदान पर वो बैठे हुए व्यक्ति को योजना से जोड़ने का काम किसने किया? न जाति, न धर्म, न भेदभाव देखकर उस योजना से जोड़ने का काम किसने किया? आज जनता उस पर्सपेक्टिव के साथ है, उस मूलभूत सुविधा के साथ है, ना कि ये जुम्मेबाजी की तरह। जी, प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक दलों की जितनी अपनी सोच है और जितनी अपनी तैयारी है, उसके बीच में बड़ी दिलचस्प ये सहभागिता न्याय सम्मेलन एक तरह से, तो सहभागिता भागीदारी भी बढ़ाएंगे, भागीदारी न्याय सम्मेलन, तो भागीदारी भी बढ़ाएंगे और न्याय भी साथ साथ कर देंगे। मतलब क्या इस नाम, क्योंकि कोई भी अभियान कैंपेन होता है उसके नाम से समझ में आता है कि संदेश क्या है, तो कांग्रेस पार्टी संदेश क्या दे रही है? मीना जी देखिए, इसमें दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो कांग्रेस जो अपनी सहभागिता न्याय की बात करके सम्मेलन कर रही है, एक तो नंबर एक वो अपने संगठन को निचले स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रही है, इन दलितों को, पिछड़े वर्ग को जोड़ने का, ताकि जो उसका संगठनात्मक ढांचा जो कमजोर है उसको मजबूत किया जा सके। दूसरा जो उससे भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति है, जिसमें समूचे हिंदू को मतलब सवर्ण को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको एक उसमें रख के जो हिंदुत्व की राजनीति है, उससे निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं उससे गोचा खा जाता है भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति से। मुझे लगता है कि ये अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस बात को कहा, जो शायद मेरी बात से पुष्टि की, जो मैं कहना चाहता हूं कि हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि दलितों को, पिछड़ों को, इन सबको जोड़ा जाए। यही कांग्रेस करने जा रही है। वो सीधा सीधा मतलब ये है कि वो ये वहां बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में क्या किया, उसके सब आंकड़े रखेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही अजय राय जी से मेरी बात हुई थी, तब वो ये बात कह रहे थे कि हम अब जनता के बीच में सीधे जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदुत्व के नाम पर जो सबको जोड़ने की और बाकी विपक्ष को जो है हाशिए पर लाने की, मुस्लिम परस्त कहने की जो एक रणनीति भाजपा की है, उसको हम काउंटर करेंगे। तो ये उसी की क्रम में एक पहली शुरुआत मुझे लगती है। इससे भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान की बात थी, जो 24 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं कारगर हुई, कि संविधान के मुद्दे को उठा के उन्होंने दलितों को भी और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पिछड़ों को भी वहां डेंट मारा। तो इस बार वो वहां बताएंगे कि संविधान की, कि देखिए संविधान खतरे में है बाबा साहब का, ये दलितों को संदेश देने की कोशिश करेंगे और पिछड़ों को ये बताने की और दलितों को ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष ने हल्ला बोल के, विपक्ष ने दबाव बना के जनगणना की जो शुरुआत करवाई है वो आपके हक और हकूक के लिए ही है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। ये वो संदेश देने का कोशिश करेंगे। अब वो कितना संदेश जाएगा नहीं जाएगा ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन वो वहां उनका, कांग्रेस का तो सीधा सीधा मकसद ये है कि हम निचले स्तर तक, निचले पायदान तक, जिला तक, गांव तक, कस्बे तक, मोहल्ले तक हम जाके अपने संगठन को मजबूत करें, वहां लोगों को जोड़ें और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के कार्ड को कमजोर करें। ये मकसद उनका, जहां तक मैंने जो बातचीत हुई है या जो मैं समझ पा रहा हूं, वो सीधा सीधा यही मकसद है और यही समाजवादी पार्टी भी करने जा रही है, क्योंकि दोनों गठबंधन में है अभी फिलहाल। तो ऐसी स्थिति में कि वहां उनको ये बताया जाए कि ये हिंदुत्व का जो आलाप है, इसको, ये सिर्फ आपको वोट बैंक और सत्ता की राजनीति का है, ये बताने की कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की धार को मुथरा करने का एक प्रयास होगा। यानी कि एक बात साफ है कि जातिगत ध्रुवीकरण की राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, दोनों अलग अलग धाराएं जो हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी
अपने मूल स्वरूप में, यानी कि जो उसका पुराना कैडर था, जो उसका वोटर था, जो उसके हाथ से सालों सालों में पिछड़ गया, धीरे 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 अलग अलग दलों के साथ होता गया, अब एक बार वापस कांग्रेस पार्टी अपने वोटर के पास जाकर याद दिला रही है। इसे इस रूप में कहना चाहिए प्रमोद गोस्वामी जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस का आप देखें तो उसमें सवर्ण, उसमें दलित और मुस्लिम, ये 3 लोगों का कॉम्बिनेशन रहा है उनका, और वही उनके सत्ता में बने रहने का आधार रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उन जातिगत समीकरणों को, ये समाजवादी पार्टी तो बाद में आई है, अगर आप पहले चले जाएं तो कांग्रेस के समीकरण यही रहे हैं, जो जातिगत कह लीजिए या जो भी चाहे कह लीजिए, कि वो समीकरण रहे हैं। और इधर पिछले 3 दशकों से जब ये क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ और क्षेत्रीय दल आए, तो उन्होंने जो, अब आप ऐसे ले लीजिए कि बसपा के आने से दलित समाज खसक गया, समाजवादी पार्टी के आने से जो पिछड़ा था वो खसक गया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पिछड़ों को लिया, कुछ यादव को, बाकी अति पिछड़ों को इन्होंने लिया, वो कुर्मियों को, और इन लोगों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ा। उससे कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम जो उसका वोट, बेस वोट बैंक था, वो सब खसक गया। क्षेत्रीय दलों ने, क्षेत्रीय छत्रपों ने उसमें हथिया लिया। कांग्रेस की एक विडंबना ये भी रही कि सत्ता में रहने की वजह से लेग पुलिंग रही, और वो वहां कोई दूसरा नेता उभर ही नहीं पाया। अगर आप बिल्कुल। देखें तो वहां मतलब वीर बहादुर सिंह रहे, बीपी सिंह भी रहे, बहुगुणा जी भी रहे, नरेंद्र तिवारी रहे। नरेंद्र तिवारी के बाद कोई दूसरा, मतलब वो मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर जो उसका उसका एक गिरावट शुरू हुई, उसमें आज की स्थिति में यह है कि कांग्रेस के पास कोई जिले स्तर का भी प्रदेश में नेता नहीं है कि जो अपने पूरे जिले के बाहर जाके वोटों के समीकरणों को जोड़ सके, घटा बढ़ा सके। तो अब स्थिति यह है कि कांग्रेस इसको प्रयास कर रही है कि पहले हम अपने निचले स्तर में संगठन को खड़ा करें, जो हमारा छितर बितर गया है उसको हम इकट्ठा करके लेके आए। और यही, ऐसा नहीं, कई जिलों के, मीना जी, कांग्रेस के लोग अब कुछ सक्रिय हुए हैं। कई जिलों के जो पुराने लोग थे उन लोगों से बात हुई, वो लोग भी अब कुर्ता पैजामा धुलवा के बाहर आने लगे हैं, या वो भी अब कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए कहीं ना कहीं वो जुड़ने लगे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको कितना वो जोड़ सकते हैं, कितना वो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में होगा। बिल्कुल रोहन सिंह जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है प्रमोद गोस्वामी जी ने। लंबा उनका अनुभव है, करीब से कांग्रेस पार्टी के उस शिखर काल को भी देखा है और आज शून्य काल को भी देख रहे हैं। सवाल ये है रोहन सिंह जी की कैडर को आप एकजुट करने के लिए, कैडर में जान फूंकने के लिए, अपने मूल कार्यकर्ताओं तक लौटने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं, लेकिन लीडर कहाँ से लाएंगे? वो लीडर जो इन कार्यकर्ताओं में एक अपने आवाज से और पूरा मतलब पूरे कांग्रेस को हिला दे, वैसे लीडर कहाँ से आएंगे? मीना जी, ये हम लोग फिल्मों का रेफरेंस लेके पॉलिटिक्स को देखते हैं, ऐसा होता नहीं। पॉलिटिक्स एक ऑर्गेनिक चीज है, समय के साथ डेवलप होती है, लोग अपनी स्वीकार्यता बनाते हैं और फिर नेतृत्व करते हैं। अभी और ऊपर से हमारा मतलब मेरा मानना है, वो पार्टी का भी लगभग यही मानना है कि लीडर अपने आप तैयार होता है समय के साथ में, जब अनुकूल उनके हिसाब से परिस्थितियां हो जाती हैं तो लोग दिखना शुरू हो जाते हैं। बाकी उससे पहले जब तक प्रतिकूल है परिस्थितियां, तो आदमी संघर्ष के दौरान ही है, और इसी संघर्ष में से नेता तैयार होके आते हैं। और लीडर पिछड़े वर्ग में और अनुसूचित वर्ग में लीडर्स का अभाव, तो ये सच है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी और स्टेट पॉलिटिक्स दोनों जगहों पे बहुत लिमिटेड है। आप तो एक चीज और, एक नई चीज शुरुआत हो गई कि यहाँ जब जातियों की ठेकेदारी शुरू हुई, उसके बाद बहुत सारे ऐसे उन जाति समूह के दूसरे नेता खड़े ही नहीं हो पाए, क्योंकि एक ठेकेदार बड़ा खड़ा हो गया, उसके एक बड़े दल से गठबंधन हो गया, तो उस जाति समूह का, उस जाति वर्ग का दूसरा नेता खड़ा होना, उसके लिए फिर रास्ते बंद हो जाते हैं। और ये सारे ये लागू हो रहा है, ये सारी जाति समूहों के साथ। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स लेकिन थोड़ी टिपिकल है,
अलग तरह की है, लेकिन इसको फिगर आउट भी होगा और इसी को हल निकाल के हम लोग अच्छा करके देंगे, आपने खुद क्योंकि ही ये मान लिया, जीत आपने के खुद साथ ही स्वीकार कर लिया है कि बड़ी मुश्किल है स्थिति। और जहां निश्चित तक पूर्वक फिल्म की बात है रोहन सिंह की, तो फिल्म तो समाज का आईना होती है। जो कुछ समाज में हो रहा होता है वही फिल्म में दिखाया जाता है। करिश्माई व्यक्तित्व जो है वो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इस देश ने कांग्रेस पार्टी में देखा है। उसके अलावा राज्यों की राजनीति के कुछ नाम प्रमोद गोस्वामी जी ने बताए। तो राज्यों में उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह के नाम रहे, आज उस तरह के नाम बनने में, क्योंकि वो नाम एक दिन में नहीं बनते हैं, वो खून पसीना दरिया बिछाना और उसके बाद कार्यकर्ताओं को, पार्टी लीडर वो होता है जो बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ खींच पाए, रख सके, जिसके ना पीछे सिर्फ भीड़ हो। अपने घर में और बाहर भी। सवाल ये धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, आपके पास लीडर क्राइसिस नहीं है, आपके यहाँ नेता स्थापित है। वो एक अलग बात है कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि भाई मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव के बाद उनके बेटे, उनके बाद उनके बेटे, समाजवादी पार्टी अपने परिवार से आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन इसके बाद की सच्चाई है कि आज यादव नेता के रूप में अखिलेश यादव की अपनी पहचान है, सत्ता है, स्थापित है। अब कांग्रेस पार्टी में अजय राय कितने स्थापित हो पाए हैं, बात सिर्फ अजय राय की अकेले की नहीं है। बात ये भी है कि कितना इस वक्त नेतृत्व की जो वैक्यूम है कांग्रेस पार्टी में, उससे आप कितना नुकसान देखते हैं गठबंधन को। क्योंकि गठबंधन अखिलेश यादव के नाम पर जितना वोटर है वो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नाम पर जितना वोटर आएगा उसमें उनका नेतृत्व का भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका होगी। राहुल गांधी के नाम पर उत्तर प्रदेश पे कितना वोटर या कितना कैडर आप साथ ले पाएंगे, नेतृत्व का वैक्यूम आप देखते हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। और इस तरह के कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी अब आयोजित कर रही है, निश्चित रूप से छोटे नेताओं से ही बड़े नेता बनते हैं, तो कुछ और नेताओं की तलाश भी इस कार्यक्रम के जरिए पूरी होगी। देखिए मीना जी, पहले तो एक मैं जवाब देना चाहूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष है। किसी एक जाति वर्ग से जोड़ करके देखना उनके साथ नाइंसाफी होगी। नौजवानों का उनमें जबरदस्त भरोसा है और विकास को जो लोग खांचे में रख के देखना चाहते हैं उन सब के लिए आइडियल पर्सन है, आइडियल लीडर है आदरणीय अखिलेश यादव जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी अम्बेडकर जी में बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा पिछड़े वर्ग के आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हाउस छोड़ के जाते हैं तो पहले गंगा जल से पवित्र करने की बात की। तब हिंदू जब कहाँ चला गया था, क्या वो हिंदू नहीं है? या कन्नौज में अभी चुनाव के समय में सपत्नीक एक मंदिर में दर्शन करने जाने के बाद पुजारी के मना करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल से उस मंदिर को धुलवाते हैं, क्योंकि वहां पर पिछड़े वर्ग के समाज से आने वाले अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी ने दर्शन किया। इस तरह की उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं आप देख रहे हैं। कभी घोड़ी पे चढ़ गए, दलित भाइयों की पिटाई कराना, बैंड बाजा बजा दिया, दरवाजे से जूता पहन के जाना, ये जो सामंतवादी सोच है, ये जनता के बीच में असलियत इनकी अभी भी आजादी कितने सालों के बाद भी जो सुधार नहीं है वो महत्वपूर्ण। दूसरी बात, आपको डॉक्टर मीना जी याद होगा, अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सदन में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। उनकी भाषा से ज्यादा उसके बाद के इम्पैक्ट पर बात करना चाहता हूँ। उसके बाद लखनऊ के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई। सोनभद्र में 19 अप्रैल को तीसरी बार अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई। बदायूं में जो है अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई। मऊ में अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई। चिल्हर पंचायत में अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई। मुरादाबाद में अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई। और आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार तो रोज अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं। सवाल हम लोग ये कह रहे थे कि जिन लोगों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रभुत्ववादी सोच को दबाने के लिए जो संविधान में व्यवस्था की थी, आरक्षण की व्यवस्था की थी, प्रायोरिटी की बात की थी, जो हिस्टोरिकल रूप से पिछड़ गए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्राविधान किए गए थे, ये सरकारों की निगाह उस प्राविधान पर है। जब हम संविधान बदलने की बात हम या कांग्रेस साथी इंडिया गठबंधन करते थे तो उसके पीछे की यही बात थी। ये लगातार संविधान समीक्षा के नाम पर बदलना चाहते थे और इनके कई लेजिस्लेटर एमपी जो चुनाव लड़ रहे थे या एमपी थे या विभिन्न पदों पर थे, उन्होंने इस बात को सार्वजनिक मंचों से स्वीकारा भी कि हमको 400 सीट दे दीजिए, संविधान बदलना है। और गाहे बेगाहे देखिए तमाम गैर, उत्तर प्रदेश तो खैर इस मामले में नंबर 1 है, उनको संविधान से मतलब नहीं रहता। संविधान से इधर हटके तमाम मनमाना कानून कर देना या आदेश जारी करना, कई बार सुप्रीम कोर्ट भी उस पर इंटरव्यू कर चुकी है, रोक लगा चुकी है, डांट भी चुकी है। लेकिन उसके बाद भी असली अंदर का जो भाव है वो ये है
कि कुछ सामंतवादी तत्व, सामंतवादी लोग, उनकी वैचारिक जो श्रेष्ठता है वो कहीं दबने न पावे, वो सर्वोच्च बने रहे और एक बहुत बड़े वर्ग का शोषण करते रहे। इसको लेकर के जो हम पीडीए पंचायत, जन पंचायत के माध्यम से हम बूथ स्तर तक, मेरा कोई हम लोगों के समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है वो हर बूथ का है, हर बूथ पर हम जा रहे हैं, समाज के लोगों तो हर बूथ पर आप भी जा रहे हैं और हर बूथ पर अब कांग्रेस पार्टी भी जाने की तैयारी कर रही है। हाँ नहीं, तो वो कांग्रेस के साथ ही अगर ये कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के साथ ही तो स्वागत है। देखिए ऐसा हम दोनों लोग स्वाभाविक रूप से साथी हैं और चुनाव में लड़ेंगे एक सामंतवादी ताकत के खिलाफ, तो जितना मजबूत दोनों भाई रहेंगे उतना अच्छा है हमको। और साथी अगर हमारे मजबूत और अपने आप को मजबूत करेंगे तो हमारी लड़ाई को और आसान बनाएंगे। तो स्वागत है कांग्रेस की। शंकर जी, विपक्ष मेहनत बहुत कर रहा है, सत्ता पक्ष के पास निश्चित रूप से ताकत, रिसोर्सेज बहुत होते हैं, लेकिन विपक्ष की तैयारियां, विपक्ष की मेहनत सत्ता पक्ष की ताकत पर कई बार बहुत भारी पड़ती है। देखिए डॉक्टर मीना जी, ये तो लोकतंत्र है, यही हमारे भारत के लोकतंत्र के एक बड़ी खूबसूरती है। हर दल को अपनी भूमिका निभाने का अधिकार है, हर दल को अपनी मेहनत करने का अधिकार है, मगर निर्णय करने का काम जनता का है, वो जनता लगातार निर्णय कर रही है। अभी मैं आदरणीय अपने बड़े भाई धर्मेंद्र भाई को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कह बार बार एक चर्चा निकल के आई, सामंतवादी सोच, सामंतवादी ताकतें, सामंतवादी काम। मैं एक बात खाली पूछना चाहता हूं आपसे, जब मैनपुरी में चुनाव हो रहा था, उस दलित बेटी का क्या दोष था जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कही और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए बात कही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने की बात कही, तब उसकी समाजवादी पार्टी के लोगों ने हत्या करा दी। आप बाबा, इसलिए भैया बाबा साहब की आप बात करते हो, बाबा साहब का अपमान कितने चरित्र पर आपने देखा है कि लगातार आपने इसका जवाब नहीं दिया। क्यों समाजवादी पार्टी ने दलित समाज के प्रमोशन पर रोक लगाई? आप आज दलित समाज के कैसी बन रहे हो, मुझे आप बता दो कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही, कितने दलित समाज के नेताओं को आपने लीडरशिप से जोड़ने का काम किया, कितना उनको नेतृत्व देने का काम किया। अभी आपने चर्चा में ये भी दिखा, हमेशा कभी नहीं दलित समाज के नेताओं, अरे भैया आपने बनाया नहीं, आपने उनको नेतृत्व नहीं दिया। ये तो सामने दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से भी आपके सामने चर्चा करने वाला व्यक्ति भी उसी दल से आता है जो अंतिम पादन पर वो बैठे हुए व्यक्ति को अरे 19 लोगों में 19 मुख्यमंत्रियों में कितने दलित मुख्यमंत्री? ये कमी केवल आपकी सोच में थी, ये कमी आपकी मानसिकता में थी कि उस वर्ग को हमेशा से नीचा समझने का काम किया हो, उस वर्ग को हमेशा से नीचा दिखाने का काम किया हो। आपको केवल एक वर्ग की चिंता हुई और एक जाति की चिंता हुई, और उस वर्ग के साथ भी आज बदलाव दिख रहा है। और सबसे पहली बात तो यह है मीना जी कि आज कोई भी वर्ग हो, किसी जाति का वर्ग हो, मैं खुद उस वर्ग से आता हूं, हम भी उसी वर्ग से आने वाले लोग हैं, मगर हमारी सोच यही कहती है कि हमें मूलभूत सुविधाओं से मतलब है, जाति से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है। दीपक जी मानते हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाए। दूसरे एक शब्द में आदरणीय प्रमोद जी से भी जानना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, शुरुआत में बोला था इन दलितों से। मैं इस शब्द को थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि आपका इस शब्द का अर्थ क्या था, इन दलितों का अर्थ क्या था आपका? मैं जो दर्द से आता हूं प्रमोद जी, इस शब्द का अर्थ आपसे मैं समझना चाहता हूं प्लीज। पहली बात तो यहाँ जो आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रमोद जी सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रयास है 2027 के चुनाव तक कुछ कॉन्क्रीट कर पाएगा? कांग्रेस पिछले लोगों को, खास करके दलित समाज को साथ लेने में इस रणनीति से कामयाब होती दिखती है आपको? देखिए मीना जी, ये कहना तो लेकिन प्रयास तो कर ही रहे हैं वो अपने संगठन को और नीचे उसको मजबूत करने के लिए। कितना लाभ मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन एक ये उनके सिंसियर एफर्ट्स तो दिखाई दे रहे हैं। अजय राय पूरी तरीके से रोज पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं, रोज नियमित बैठ रहे हैं, अपने जिलों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये एक प्रयास ही है।
तो उसमें कितनी सफलता मिलेगी। दूसरी, अगर आप एक चीज इसको आज की डिबेट में ही थोड़ा सा इसको सामंजस्य देखें, समाजवादी पार्टी भी ये बात कह रही है और कांग्रेस भी ये बात कह रही है, प्रवक्ता दोनों ये बात कह रहे हैं कि, और टारगेट सिर्फ बीजेपी है कि हम दलितों को, पिछड़ों को, इनको हम एकजुट करेंगे। पीडीएफ की बात करी जिसमें इन सारे लोगों को रखा हुआ है, इनको हम बीच में जाके जो हिंदुत्व का एक व्यापक भारतीय जनता पार्टी का कैनवस है उसको डेंट करने का इनका 27 का पूरा एक लक्ष्य है, टारगेट है कि उसको किया जाए, जो मुझे लगता है। दूसरी, अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही थी, बगैर कैप्टन के, आप चाहे वो स्पोर्ट्स हो और चाहे वो सेना हो और चाहे वो घर हो और या संगठन हो, बगैर कैप्टन के अगर उसका नेता नहीं है तो फिर वो टीम आगे बढ़ नहीं पाती है। इधर उधर, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। हालांकि अजय जी ये प्रयास कर रहे हैं, हालांकि वो मतलब भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन बावजूद उसके, जिसका कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ जनसंख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सबको साथ लेकर का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां भी लेग पुलिंग चल रही है। अगर आप कांग्रेस में हैं, अच्छे तरीके जानते हैं, ये जब तक बंद नहीं होगी, कांग्रेस कितने भी नीचे चली जाए बूथ लेवल पर, लेकिन उसको जो मतलब नेतृत्व को, जो भी नेतृत्व है उसके साथ अगर आप चलते हैं तब तो आपके ये प्रयास फलीभूत होंगे, वरना ये सारे निरर्थक साबित होंगे। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ जानना चाहा तो मैं, उनकी आवाज स्पष्ट नहीं आई, सुन नहीं पाया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप बहुत वरिष्ठ है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपका सम्मान भी बहुत करता हूं। आपने जब चर्चा शुरू करी थी तो आपने बोला था कि इन दलितों, मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूं, इसका क्या अर्थ था आपके सेंटेंस में, कि इन दलितों से क्या आपका अर्थ था? मतलब इन दलितों से मतलब, मेरे दलित समाज से मतलब है, इन या उन से मतलब नहीं है मेरा कि ये जो दलित समाज की बात कर रहा हूं, जो पिछड़े समाज है उसकी बात कर रहा हूं, इन होल। जी, आपने इनका शब्द का प्रयोग किया। अब वो अब मैं उसको रिपीट में देखूं तो समझूं, मैंने जो एक क्रम में आया, मैंने कहा इनसे इन और उनका कोई मतलब नहीं है, मेरा इन है। आप समझिएगा, फिर मैं आपसे दोबारा जवाब लूंगा। सोनकर जी आप भूलिए मत कि प्रमोद गोस्वामी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। अरे उत्तर प्रदेश मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान। मीना जी, मैं एक चीज कहूँ, मैं अपनी बात रखने पहले बड़ी विनम्रता से एक चीज कहना चाहता हूँ। यहाँ रोहन सिंह जी हैं, हम उनको इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि रोहन सिंह जी हैं, हम इसलिए सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र सिंह है, उसको दीपक सुनकर इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि धर्मेंद्र कुमार सिंह है, वो इसलिए सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी को हेल्प कर रहे हैं। तो दीपक जी, कम से कम आप दलित और ये विक्टिम कार्ड खोलने के पहले कम से कम सोचते, ट्रिपल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं, और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। कब तक चलेंगे? ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आप गलत, आप 3 बार कह रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की तरह विक्टिम कार्ड खोलना बंद करिए और तथ्य रखिए। आप दीपक सोनकर हो, दीपक शुक्ला हो, दीपक गोस्वामी हो, दीपक सिंह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। अब सुन लीजिए भाई, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है दीपक जी, ये तरीका नहीं है। सुनिए तो, आप जिस बच्चे में क्या आपको शर्म नहीं किसी बताने में, मुझे शर्म नहीं है, आपको शर्म ज्यादा, तो मुझे शर्म नहीं है। ऐसा सुनो, तुमसे ज्यादा बोल सकता हूँ, ज्यादा समझदार हूँ। आप मेरी बात सुनिए, आप यहाँ जो बोलोगे वो पार्टी का पक्ष रखोगे, ये चिल्लाने कुछ नहीं होगा तुम्हारा नंबर 1। अगर भारतीय जनता पार्टी की सामंतवादी सोच के खिलाफ कुछ रख सकते हो तो रखो, लेकिन ये विक्टिम कार्ड करना कि हम इस बिरादरी के, इसलिए हमको कोई जवाब न दे, इससे बाहर जाओ। यही भारतीय जनता पार्टी की सामंती सोच है कि आप तथ्यों से भागने के बजाय, जी, कहाँ की चर्चा को कहाँ लेकर के आप जा रहे हैं, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने की कुल मिलाकर जो इस वक्त तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी कम से कम ग्रास रूट के प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी ये भविष्य की गर्भ में है।
किसी भी राजनीतिक दल के चाहे उठाव का समय हो चाहे गिरने का समय हो, दोनों में ही समय बहुत लगता है। जितना समय कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया, उतना उससे कम समय उन्हें इस आज हाशिए पर आने में लगा। अब वापस उठने में जितना समय लगेगा, उतना तो कांग्रेस पार्टी को समझना ही पड़ेगा और शायद कांग्रेस पार्टी समझ भी रही है। तभी इस तरह के कार्यक्रमों की योजना पार्टी ने एकदम ग्राउंड पर, ग्रास रूट लेवल पर अपने पुराने वोट बैंक को अपने साथ लेने के प्रयास के रूप में ये शुरुआत है। कितनी सफल होगी भविष्य में देखना होगा, लेकिन शुरुआत अच्छी कही जा सकती है। 2027 तक किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, कितने नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हो पाएंगे, उसके बाद भविष्य पता चलेगा। अभी कम से कम कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।